नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत संगठन के सिद्धांत विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की। संगठन के सिद्धांत प्रशासनिक संगठन की उन प्रक्रियाओं नियमों से है जिनके अनुसार प्रशासनिक संगठनों का कार्य संचालन होता है। वस्तुतः हिंदी में थ्योरी और प्रिंसिपल दोनों के लिए सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस कारण प्राय सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनकर्ताओं में ये भ्रम हो जाता है कि थ्योरी को सिद्धांत के साथ साथ विचारधारा या दृष्टिकोण भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय उस परिष्कृत उपकरण या पद्धति से है जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है तथा तथ्यों का संकलन कर उनका परीक्षण किया जा सकता है। लोक प्रशासन में यांत्रिक विचारधारा, मानव संबंध विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा इत्यादि ये संगठन की थ्योरी है जिसको हम सिद्धांत कहते हैं। और संगठन की जो प्रिंसिपल से ऐसे उन सिद्धांतों से जो औपचारिक संगठनों के संचालन के हेतु या संचालन के लिए आवश्यक नियम एवं प्रक्रिया हैं। इन सिद्धांतों में पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, प्रत्यायोजन, समन्वय, सत्ता और उत्तरदायित्व इत्यादि सम्मिलित हैं। आज हम इन्हीं संगठन के सिद्धांत में हम पद सोपान विषय पर चर्चा करेंगे। पद सोपान जो अंग्रेजी के हायरार्की का अर्थ है सत्ता अथवा परिस्थिति की श्रेणियों का निम्नतर या निम्नतम से उच्चतम एक प्रशासनिक व्यवस्था, सीढ़ीनुमा व्यवस्था को हम पद सोपान कहते हैं। पद सोपान में एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था होती है जिसको हम उचित माध्यम से कार्य करने के लिए भी जानते हैं। सीढ़ी अंग्रेजी के इस शब्द हायरार्की का मतलब है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तात्कालिक अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देता है और अधीनस्थ अधिकारी उन आज्ञाओं का पालन करता है। अतः पद सोपान संगठन का परिचायक है, ऐसे संगठन का परिचायक है जो पदों के एक उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित होते हैं। पद सोपान का क्रमिक जो अर्थ है वो क्रमिक संगठन है जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति अथवा पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होता है। पद सोपान को परिभाषित करते हुए एल.डी. वाइट लिखते हैं, पद सोपान ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ और अधीनस्थ का वह संबंध है जो सभी जगह लागू होता है। इसी प्रकार से जे.डी. मिलेट लिखते हैं, पद सोपान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों अथवा कार्मिकों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो पदसोपानी व्यवस्था है वो या तो वर्टिकल होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, अथवा ये हॉरिजेंटल होगी अथवा क्षैतिज होगी, यानी कि ऊपर से नीचे होगी या समकक्ष स्तर की होगी। पदसोपान की इन विशेषताओं के आधार पर हम पदसोपान की इन परिभाषाओं के आधार पर हम इनकी कुछ संक्षिप्त विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। पहली विशेषता है इकाई एवं उप इकाइयों में विभक्त। इस पद्धति में समस्त जो प्रशासनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा है पिरामिड जैसी संरचना। पदसोपानी व्यवस्था में इन इकाइयों को एक के नीचे एक क्रम से पिरामिड रूपी संरचना में दिखाया जाता है जिसमें उच्च स्तर पर एक या कुछ व्यक्ति होते हैं और नीचे तक ये संख्या क्रम से बढ़ती जाती है। अगली जो विशेषता है विभिन्न स्तरों पर अधिकार। इसमें पदसोपान में प्रत्येक स्तर पर कार्यदायित्वों की संपूर्ति के लिए आवश्यक रूप से संतुलित मात्रा में अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं। और अगला बिंदु है उचित माध्यम द्वारा कार्य निष्पादन। पदसोपानी व्यवस्था का जो संगठन है वो इसी आधार पर आधारित है कि उचित माध्यम के सिद्धांत का पालन किया जाता है। सभी आदेश सूचनाएं उचित माध्यम से गुजरती हैं, बीच के किसी भी स्तर को अनदेखा अथवा लांघा नहीं जा सकता, इसलिए इसको उचित
माध्यम के द्वारा कार्य निष्पादन होता है। अगली जो विशेषता है वो आदेश की एकता सिद्धांत का भी पालन इस पद सोपानी व्यवस्था में जरूरी होता है। इसमें व्यक्ति केवल अपने निकटस्थ जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके प्रति जिम्मेदार होता है, उसके आदेशों की पालना करता है। इसलिए आदेश की एकता, जो तात्कालिक उच्च अधिकारी होता है उसके आदेश की पालना अनिवार्य रूप से की जाती है। और अंतिम विशेषता है अधिकार और उत्तरदायित्वों का तालमेल। इसमें अधिकार और उत्तरदायित्वों के मध्य समुचित तालमेल रखा जाता है, क्योंकि उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक अधिकार होने चाहिए और आवश्यक अधिकारों के लिए उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होना चाहिए। इनके लिए उचित तालमेल के बिना संगठन के लक्ष्यों को संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए इनको उचित तालमेल के अधिकार उत्तरदायित्व का उचित समन्वय और तालमेल रखा जाता है। पद सोपान के प्रकार की बात कर रहा है, जहाँ पिफनर और शेरवुड ने पद सोपान के 4 प्रकार बताए हैं: कार्य आधारित, कौशल आधारित, रैंक आधारित, वेतन आधारित। कार्य आधारित पद सोपान की प्रणाली में प्रत्येक कार्मिक का स्थान उसके द्वारा किए जाने वाले अथवा उसके प्रदत्त कार्यों के आधार पर उसकी जो सोपान निर्धारित होता है। जो अधिक कार्य करता है उसका सोपान ऊपर है और जो कम कार्य करता है उसका सोपान नीचे है। इसलिए कार्य का यहाँ संदर्भ उत्तरदायित्वों से और प्राधिकार से युक्त कार्यों से है। दूसरा है रैंक या परिस्थिति आधारित पद सोपान। इस प्रणाली में कार्मिकों की स्थिति उनके कार्य और दायित्वों के आधार पर न बल्कि पद के आधार पर निर्धारित होती है। ये सामान्यतः सेना में प्रचलित प्रणाली है। ये जैसे सेना का कोई भी एक कर्नल, चाहे वो मोर्चे पर हो अथवा सेना मुख्यालय में हो, उसके द्वारा अपने स्वयं के रैंक के आधार पर ये उसकी पद सोपाने की स्थिति होती है। उसका कार्य से कोई सरोकार नहीं होता है। अगला है कौशल आधारित पद सोपान। इस पद सोपान की पद्धति में कार्मिकों की योग्यता, दक्षता पर बल दिया जाता है। किसी कार्यालय में अथवा कारखाने में कार्यरत इंजीनियर, अस्पताल में डॉक्टर जो उच्च कौशल युक्त होता है, कौशल के आधार पर पद सोपान का निर्धारण होता है। और अंतिम है वेतन आधारित पद सोपान। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि अधिक वेतन प्राप्त करने वाला संगठन की शीर्ष पर और कम वेतन वाले क्रम से नीचे की तरफ होते हैं। ये पद सोपान व्यवस्था के प्रकार फिफनर और शेरवुड ने बताए हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो इसको उदाहरण के तौर पर हम राजस्थान का ही उदाहरण ले रहे, राजस्थान पुलिस प्रशासन का उदाहरण देख लें तो पद सोपान क्रम में इसकी व्याख्या करते समय हमें ये याद रखना होगा कि राजस्थान पुलिस प्रशासन को हम सबसे ऊपर, सबसे पहले फर्स्ट उच्च स्तर पर, शीर्ष स्तर पर, जो पिरामिड के शीर्ष स्तर पर राजस्थान पुलिस महानिदेशक होते हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी जिसको कहते हैं, उनके नीचे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, उनके नीचे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, आईजीपी होंगे, पुलिस महानिदेशक जिनको कहते हैं, उनके नीचे डीआईजीपी होंगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस होंगे, उसके नीचे एसपी होंगे, पुलिस अधीक्षक जो जिले में होते हैं, उनके नीचे अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उनके नीचे उप अधीक्षक, उनके नीचे निरीक्षक, निरीक्षक के नीचे उप निरीक्षक, उप निरीक्षक के नीचे सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और फिर नीचे आरक्षी जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं। ये क्रम से ऊपर से लेके नीचे तक ये पिरामिड के अनुसार ये श्रृंखला रहती है जिसको पद सोपानी व्यवस्था कहते हैं। अब पद सोपानी व्यवस्था में जब अभी हाल में हमने जो राजस्थान पुलिस का उदाहरण लिया तो ऊपर जो सबसे पहले सबसे शीर्ष पर डीजीपी होता है, उसके क्रम से नीचे तक आरक्षी जो कांस्टेबल जिसको हम कह रहे हैं, इनकी एक पद सोपानिक क्रम व्यवस्था होती है जो उचित माध्यम से कार्य संचालित करती है और कार्य दायित्वों का उचित समन्वय स्थापित होता है। जहाँ तक पद सोपान की सिद्धांत की समीक्षा का प्रश्न है तो इस पद सोपान के लाभ भी हैं कि इससे बड़े संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहजता होती है, सरलता होती है, व्यवस्था सुचारू रूप से बन जाती है, संगठन की विभिन्न इकाइयों में, उनके भागों में उचित समन्वय बना रहता है, अनुशासन बना रहता है, एकजुटता मिलती है। इसी प्रकार से जो आदेश ऊपर से नीचे तक जो होते हैं या सूचनाएं नीचे से ऊपर तक जाती हैं, उनके एक प्रभाव बना रहता है। साथ ही साथ प्रत्येक पद के साथ साथ उसके उत्तरदायित्व का भी निर्धारण हो जाता है
और कार्य संपादन के लिए सुलभता रहती है, सहजता रहती है। उच्च अधिकारियों का बोझ भी हल्का हो जाता है और एक दूसरे को सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारण सत्ता के कार्यों को विस्तारित किया जा सकता है, सुगमता से उनकी पूर्ति की जा सकती है। इस व्यवस्था में पद सोपानी क्रम में उचित माध्यम से प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाता है, इसलिए कई बार कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में सहायता होती है। इसमें प्रशासनिक नेतृत्व का भी निर्धारण होता है, साथ ही साथ प्रत्यायोजन से और इन कार्यों को निष्पादित करने की सुलभता भी बनी रहती है। लेकिन कुछ पद सोपानी व्यवस्था की कुछ आलोचनाएं भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं। कुछ आलोचक ये मानते हैं इस कि आज के युग में पद सोपानी व्यवस्था को कठोरता से लागू करना संभव नहीं है। पद सोपानी व्यवस्था के कारण संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती है। ये अगर देखा जाए तो पद सोपानी व्यवस्था में जो आदेश ऊपर से नीचे तक क्रम से चलते हैं, उन आदेशों को ऊपर से उच्च अधिकारी द्वारा प्रदत्त आदेशों को निम्न अधिकारी द्वारा यूं की तो लागू किया जाता है अथवा पहल करने की सामर्थ्य निम्न अधिकारियों की, निम्न कार्मिकों की समाप्त हो जाती है। संगठन में एक जड़त्व आ जाता है, संगठन में निम्न कार्मिकों की पहल शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे संगठन लचीलापन संगठनों में नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील नहीं रहते हैं, समय परिस्थितियों के अनुसार स्थायित्व लिए होते हैं। परिवर्तनशील न होने के कारण इनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में जटिलता आती है। साथ ही साथ यह भी एक आलोचना की जाती है कि संगठन की सफलता के लिए एक मुखिया की इच्छा अनिच्छा के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि संगठन के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदत्त आदेश निम्न अधिकारियों द्वारा यूं की तो उनको पालन किया जाता है। इसलिए उच्च अधिकारी के जो इच्छा अनिच्छा, उसके कार्य की क्षमता, उसकी योग्यता पर ये पद सोपानी व्यवस्था के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और निम्न अधिकारियों के कार्यों की उचित महत्व नहीं दिया जाता है, ऐसा आलोचना की जाती है। साथ ही साथ एक आलोचना ये भी है कि उचित माध्यम से कार्य करने से बहुत सारा समय औपचारिक प्रक्रिया में लग जाता है, जिससे संगठन को शीघ्र कार्य निष्पादन में तकलीफ आती है और कई बार जरूरी कार्यों को करने में विलंबता होती है, अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था हो जाती है। साथ ही साथ कुछ विद्वान इसको रूढ़िवादी और कठोरता, नियमबद्धता के कारण इसकी पहल करने की जो कार्मिकों की सामर्थ्य है उसके आधार पर भी आलोचना करते हैं। लेकिन कुछ जो पद सोपानी व्यवस्था है उसको, इन दोषों को दूर करने के लिए दो सुझाव भी दिए गए हैं। एक है स्तर लांघना, दूसरा सेतु बनाना। अगर कोई दोषों को, कमियों को दूर करने के लिए ज़रूरी हो जाए तो पद सोपानी व्यवस्था की एक सीढ़ी या दो सीढ़ी, या जिसको हम स्तर कहते हैं, उसको लांघ कर कार्य को शीघ्रता से शीघ्र किया जा सकता है। जैसे अगर किसी एसपी को कोई डीजीपी को बात कहनी है या एडीजीपी को बात कहनी है तो डायरेक्ट अपने आईजी को लांघ कर शीघ्र वो एडीजी अथवा डीजीपी को कहे तो वो कार्य को स्थल लांघना कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा सुझाव है सेतु बनाकर भी संगठन में दो समस्तरीय अधिकारियों के बीच में परस्पर सेतु बनाकर कार्य को शीघ्र किया जा सकता है। यद्यपि यह प्रक्रिया निजी क्षेत्र में अधिक लागू की जा सकती है और सरकारी क्षेत्रों में जहां सत्ता स्पष्ट नहीं होती है वहां ये कठिन होती है। हेनरी फ्योल ने इसको गैंग प्लान का नाम दिया है, जिसमें नाव के अंदर, जिसका अर्थ होता है नाव के अंदर या बाहर चलाने के लिए लकड़ी का जो उठाऊ तख्ता है उसके नाम से इसको जानते हैं, गैंग प्लान। और फ्योल का मानना है कि जो सेतु बनाने का कार्य है वो निजी संगठनों में प्राय सरलता से, सुगमता से हो जाता है और सरकारी संगठनों में ये जटिल होता है, कठिन होता है। इसी प्रकार से एक इनकी समीक्षा, पद सोपानी सिद्धांत की समीक्षा करते समय एक महत्वपूर्ण बात मूने विचारक ने कही है, लेखक ने कही है। उन्होंने कहा उनके शब्दों में कि प्रत्येक संगठन में ये सीढ़ी नुमा, जिसको हम पद सोपान कह रहे हैं, सीढ़ी नुमा श्रृंखला उसी प्रकार आवश्यक है जैसे घर में गंदे पानी के निकास के लिए नाली जरूरी। लेकिन कोई भी इंसान इस नाली को घर समझकर इसके अंदर नहीं रहना चाहता। उसी प्रकार सीढ़ी नुमा श्रृंखला को संचार का एकमात्र साधन नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पद सोपानी व्यवस्था आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन इसके उपयोग के लिए ज़रूरी हो तो स्थल लांघ कर या सेतु बनाकर इसके कार्यों
को संगठन के कार्यों को निष्पादित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर भी हम ये कहें कि संगठन के प्रमुख सिद्धांतों में पद सोपानी सिद्धांत सबसे अग्रणी है, प्रमुख है। धन्यवाद।